नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अमोघ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने सहायक प्राध्यापक परीक्षा की इकाई 1 की बात की थी, जिसमें हमने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो देख रहे थे, तो हमने हिंदी भाषा का उद्भव देखा था। आज हम उसका विकास क्रम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने कल की वीडियो देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी होगी उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, चरण दर चरण। जब आप चलोगे तब आप किसी चीज़ को समझ पाओगे, अन्यथा आपका बहुत कुछ छूट जाएगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। ठीक है, कुछ संवैधानिक संस्थाओं जिन्होंने संवैधानिक संस्था है ना, कुछ ऐसी संस्थाएं जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मतलब 3 वर्ग में आपकी माने जाएंगे। हम इसको विकास को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। तो इस 3 क्रम में, इस 3 विभाजन में हम हिंदी भाषा के विकास को आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। इस काल में जो है वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का प्रचलन था, ठीक है। मतलब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, अगर हम उसकी बात करें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की हम बात करें तो वो 2 वर्गों में विभाजित थी, है ना। पहली थी लौकिक, ठीक है, एक थी लौकिक संस्कृत और एक थी वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो पहले वैदिक आती है, फिर लौकिक आती है। मतलब जो वेद लिखे गए वो वैदिक है, और जो उस टाइम पे, उस समय पे जो लोक में प्रचलित थी उसको लौकिक संस्कृत बोला गया था, ठीक है। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वो वैदिक साहित्य में आपको मिलेगा। मतलब सबसे पुरानी जो भाषा है वो आपकी वैदिक संस्कृत मानी जाती है। फिर वैदिक संस्कृत को भी 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें हमने देखा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर हम वैदिक संस्कृत को फिर बांटते हैं 3 भागों में। पहला आता है संहिता, दूसरे आते हैं ब्राह्मण, और तीसरा आता है उपनिषद, ठीक है। संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। अब हम देखते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। अब फिर संहिता को फिर हम बांटेंगे 4 वर्ग में। इसमें 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब जो यजुर्वेद था वो उसके 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण, ठीक है। मतलब शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। ये आपको दोनों में मिलेगा। गद्य और पद्य में भी इसी को बोलते हैं, ये वही वेद है, ठीक है। तो हमने देखा एक संहिता में 4 वेद आ रहे हैं, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। अब देखोगे ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम है, संस्कृत का है ना, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है संस्कृत का ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 रचनाएं। ये रचनाएं कहीं कहीं आपको अलग अलग पुस्तक में अलग अलग मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें दिया क्या है, देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक दिए हुए हैं। देखो ये हमें ज़्यादा ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमें ध्यान रखना जरूर है। हमें ध्यान अवश्य रखना है कि यार किसमें कितना क्या दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आए, ठीक है। ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर हमें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कृष्ण यजुर्वेद जो है वो, यजुर्वेद में कृष्ण और शुक्ल 2 रूप में सुरक्षित है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद में संहिता मंत्र भाग है और गद्य में व्याख्या है, ठीक है, साथ साथ संकलित है। किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग है। मतलब आपको शुक्ल में देखेंगे तो केवल मंत्र मिलेंगे, कृष्ण में जबकि आप देखोगे गद्यमय है और व्याख्यात्मक भाग है, ठीक है। जबकि कृष्ण में क्या, शुक्ल में क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या है, आपके मंत्र भाग संकलित है। मैंने अभी पहले बताया था कि ये गद्य और पद्य दोनों में ही मिलता है, ठीक है। कौन, यजुर्वेद, जो कि कृष्ण और शुक्ल में बटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सामवेद, इसमें योग यज्ञों में वीणा के साथ साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गे पद में, मतलब जो सामवेद है उसमें गाने वाली चीजें हैं, ठीक है। गाने के साथ मतलब जो संगीत जो माना जाता है वो आपको इसी में मिलेगा, सामवेद में ही आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो हम वीणा के साथ जो गा रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको गे पद में सजाया गया है, ठीक है। फिर अथर्ववेद, इनमें जनजागरण में प्रचलित मंत्र तंत्र, जादू टोना टोटके, इनका सबका संकलन आपको मिलता है, ठीक है। ये बात हुई संहिता की, जिसमें 4 वेद है। फिर आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मतलब जो वेद हैं उनके सबके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है।
ये आपको याद रखना है किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद तो इसका ऐत्रेय ब्राह्मण है, शुक्ल वेद इसका शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद इसका तैत्रीय ब्राह्मण है, सामवेद का तांडव या पंचविश बोलते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, ठीक है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। तो आपको इन ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी याद रखने हैं कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, समझ गए। फिर आते हैं अगले क्रम में उपनिषद, ठीक है। उपनिषद ये क्या बोला हमने भैया, उपनिषद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग, मतलब जो हमने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, देखो वेद के हमने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, ठीक है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमने उपनिषद लिखे, इनको हम अंतिम भाग बोलते हैं, किसका, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, ठीक है। इनकी संख्या 108 है, पर जो 12 उपनिषद है वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैसे तो इनकी संख्या 108 है, पर 12 ऐसे उपनिषद हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, बृहदारण्य, ठीक है। उसके बाद आपका ऐत्रेय है, ठीक है, छांदोग्य है, तैत्रीय है, मुंडक है, मांडूक है, श्वेतश्वेतर है और कौशिकी है। ये 12 बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है ना। जैसे बृहदारण्य है तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। मुंडक उपनिषद है तो मुंडक ये जो है इसमें सत्यमेव जयते देखने को मिलता है ना। इस प्रकार अलग अलग इन उपनिषदों में अलग अलग बात का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो इनको अगर हम कहें तो ये ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे उपनिषद हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा ये प्राचीन देखा कि वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके अंतर्गत हमने वैदिक लौकिक देखी, उसमें वैदिक देखा, वैदिक में संहिता आई है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ आए हैं और फिर उपनिषद है। तो संहिता में हमने 4 वेद देखे, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण में हमने 4 वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, उपनिषद में 108 उपनिषद देखे, जिनमें की 12 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये हो गई। अब हम बात करते हैं तो वैदिक जो ध्वनि थी, मतलब वैदिक संस्कृति, उसमें 52 ध्वनियां मानी गई हैं, ध्वनि, ठीक है, जिसमें 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। मतलब जो वैदिक संस्कृत थी उसकी क्या है, 52 है उसकी ध्वनियां, मतलब 52 वर्ण मान लो, ध्वनि आप नाम नहीं दे रहे तो वर्ण बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें 13 स्वर और 39 क्या है, हमारे व्यंजन हैं, ठीक है। अब ये आपको ऐसा कोई नहीं है कि इसको याद करना हो, ये PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप में, वहां पे इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं लौकिक संस्कृत पे, ठीक है। इससे पहले हमने रिवीजन कर लिया वैदिक संस्कृत का, तो आप सब लोगों को याद होना चाहिए, इसको दोबारा पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, फिर आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। लौकिक संस्कृत का मतलब ये था, सबसे पहले सामान्य भाषा में समझा दूं कि लौकिक संस्कृत मतलब ऐसा था कि आप जो लोक में प्रचलित थी, ठीक है, एक लोक में प्रचलित वैदिक संस्कृत वेदों में लिखी गई और एक मतलब विशिष्ट वर्ग की भाषा थी, जिसको समझने के लिए एक विशेषज्ञता भी चाहिए थी। पर लौकिक संस्कृत के साथ में ऐसा नहीं था। लौकिक संस्कृत ऐसी थी, उससे क्या था अपना कि ये लोक में प्रचलित थी, जन सामान्य की भाषा आप मान सकते हो उसको, कि सामान्य लोग उसका उपयोग कर रहे थे, इसलिए इसका नाम लौकिक हुआ, ठीक है। मतलब लोक में प्रचलित जो है उसका नाम इसलिए लौकिक पड़ा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब किस में लिखी गई है, इनकी सबकी रचनाएं लौकिक संस्कृत में हुई है। अब बात आती है प्रश्न की, ठीक है, बात आती है प्रश्न की कि भाई प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। तो प्रश्न मैंने आपको पैटर्न आपको बताता हूँ, जैसे सेट है ना, तो वो आपको पूछ लेंगे कि पाणिनि की अष्टाध्याय की भाषा क्या है, लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, पाली है कि प्राकृत है, ठीक है। तो आप 2 हटा, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो 2 तो हटा ही देगा, पाली प्राकृत, पर जो ज्यादा अंदर से नहीं पढ़ा होगा उसको ये दिक्कत हो जाएगी कि लौकिक संस्कृत में है कि वैदिक संस्कृत में है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। या आपको ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी रचनाएं लौकिक संस्कृत में नहीं लिखी गई है, पाणिनि की अष्टाध्याय, रामायण, महाभारत, है ना, और क्या दे देगा आपको, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ये तीनों के साथ क्या जोड़ देगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो अब फिर वही कंफ्यूजन वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब ठीक है, ये पुराण हो गए, ठीक है, 18 पुराण है, ठीक है। महाभारत और रामायण का आपको पता ही है। रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है, महाभारत जो हमारी है वेद व्यास जी ने लिखी है, ठीक है। 18 पुराण अलग अलग है और पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी है, ठीक है। ये सब संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत में केवल 18 वर्ण रह गए,
48 वर्ण रह गए थे। ठीक है, ये ला, छ, जिह्वा, मूल और उपनिषद ये सब लुप्त हो जाने के कारण मतलब 48 ध्वनि रह गई, मतलब 4 ध्वनियां जो थी वो क्या हो गई थी, यहां से कम हो गई थी। ठीक है, मतलब वैदिक में कितनी थी, 52 थी, जिसमें कितने थे, 39 व्यंजन थे और 13 स्वर थे। भाई इसमें क्या बचा था, 48, मतलब 4 ध्वनियां कम हो गई थी। ये हमारी हुई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात। एक बार अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वो 2 भागों में विभाजित थी। एक थी वैदिक संस्कृत और एक तरफ हमारी थी लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत के फिर हमने वर्गीकरण की, किसमें कर दी, हमने एक संहिता बना दी। ठीक है, संहिता के बाद हमने क्या बना दिया, ब्राह्मण बना दिए। ब्राह्मण के बाद हमने उपनिषद बना दिए। संहिता में 4 वेद आ गए, ब्राह्मण में 4 ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, उपनिषद में 108 उपनिषद आ गए, जिनमें 12 बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, फिर लौकिक संस्कृत की हमने बात की, तो लौकिक संस्कृत में हमने देखा ही भैया इसमें ध्वनि भी कम गई थी, 48 ध्वनि बची थी। इसके 4 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, कौन कौन से थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, उसके बाद रामायण थी, उसके बाद महाभारत थी और 18 पुराण थी। ठीक है, अब इसमें ये हो गया, ये हमारा क्लियर है भैया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, उसमें कौन कौन सा वो है और कब तक चला है। ठीक है, तो ये हमारा अभी हमने देखा है कि भैया हमारी ये चीज कंप्लीट हो गई। एक चीज आप और थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं समय सीमा जो है इनकी आप लिख लो। ठीक है, नोट कर लो। आप लोग की जो वैदिक संस्कृत थी वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 से कहां तक चली है, 1000 ईस्वी पूर्व लिखना है। ठीक है, ईसा पूर्व लिखना है। ठीक है, और लौकिक संस्कृत कब तक चली, लौकिक संस्कृत चली 1000 ईस्वी पूर्व से 500। ठीक है, ये 1000 तक वैदिक थी, इससे 500 तक कौन चली, लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो ये आपकी दोनों भाषाएं हो गई। ठीक है, इनका समय हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब मध्यकाल में जब हम आए हैं तो मध्यकाल में आपको 3 भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण मिलेगा। पहली पाली है, दूसरी प्राकृत है और तीसरी अपभ्रंश है। ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, अब इनकी हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं पाली की। तो पाली की जो समय सीमा थी वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक थी। ठीक है, मतलब 5वीं ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व जहां पे हमारी लौकिक संस्कृत खत्म हुई, वहां से 1 ईस्वी। अब हम आ गए ईस्वी सन पे। ठीक है, मतलब हमारा जीजस जो हमारा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम जो मानते हैं वो ईस्वी आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब पाली भाषा को क्या कहते हैं, प्रथम प्राकृत। अब ये चीज हम मिस कर देते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं तो ये चीजें हम बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, है ना। और ऐसा प्रश्न जब हमारे पेपर में आता है, जब हमारे एग्जाम में आता है, तब हमें लगता है कि ये तो कहीं था ही नहीं, है ना, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है और ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो इन चीजों को विशेषतः ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हमने कहा कि पाली जो है, पाली क्या है भैया, इसको हम प्रथम प्राकृत कह रहे हैं। अगर वो पूछ लेते हैं प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा गया है, पाली को कहा गया है, प्राकृत को कहा गया, अपभ्रंश को कहा गया, अपहट को कहा गया, है ना, तो आपको लगेगा ये प्राकृत को ही बोल दो, है ना, जबकि प्रथम प्राकृत कौन है, पाली है। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा कल भी हमने पढ़ा था, है ना, मतलब इसको पहली देश भाषा का दर्जा भी प्राप्त है ना। देश भाषा कल जब हम पढ़ रहे थे, भाषा, बोली, बोली, उपभाषा, विभाषा, भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, है ना, उसके बाद देश भाषा, ये सब हमने पढ़ी थी। तब हमने देखा था कि देश भाषा क्या है। ठीक है, तो उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं ना, आपको क्लियर समझ में जाएगा सारी चीजें। तो ये देश भाषा, प्रथम देश भाषा। ठीक है, बौद्ध साहित्य की रचना इसी भाषा में हुई है। ठीक है, जिसमें क्या लिखे हैं, जो त्रिपिटक है बौद्धों के, शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो सब किस में लिखे गए हैं भैया, ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं किसमें, ये सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इसी मागधी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसे मागधी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी पाली के बारे में हो गए। अब आप देखो कि ये चीजें जब आप पढ़ोगे तो ये फैक्चुअल, आपने अगर इतने तथ्य पाली के बारे में पढ़ ले तो ये मेरी गारंटी है 100% कि आपका पाली से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, पाली से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। इतने प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहा जाता है ना, या प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है। ये आपसे पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी रचना किस भाषा में की गई है। ठीक है, या इसको बोल लेगा कि इसको अन्य किस नाम से और जाना जाता है।
तो इतने ही तथ्य आप कह सकते हैं, इसके अलावा कोई तथ्य ज्यादा आपका बनता नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से ध्यानपूर्वक शांत चित्त से वीडियो देखा करें ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं, आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्राकृत। ठीक है, आपको पहली ईस्वी तक चली आपकी, तो ये पहली से 5वीं ईस्वी। अब हम आ गए ईस्वी सन में। ठीक है, अब कब कहाँ आ गए हम, ईस्वी सन में आ गए, ईसा पूर्व में नहीं है। ठीक है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, अब जो प्राकृत है उसको द्वितीय प्राकृत कह रहे, क्यों? क्योंकि प्रथम प्राकृत कौन थी? पाली थी। ठीक है, प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। ठीक है, भगवान महावीर के जितने भी उपदेश हैं और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब आपको किस में मिलेंगे? प्राकृत में ही मिलेंगे। ठीक है, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब आपको किस में मिलेंगे? प्राकृत में ही मिलेंगे। ठीक है, यह उस सामान्य बोलचाल की भाषा थी जिसमें इसमें व्याकरण का अभाव था। ठीक है, मतलब उस समय पे जो थी वो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, लेकिन इसमें व्याकरण का अभाव था। अब कल जब हमने भाषा के तत्व पढ़े थे, है ना, तब हमने ये चीज स्पष्टता देखी थी, इसलिए हमें लगता है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि इन भाषाओं का मतलब जो इन भाषाओं को क्षरण हुआ है, ये भाषाएं कहीं लुप्त हो गई है, तो इसी कारण हुई है क्योंकि इनमें भाषा के पूरे तत्व विद्यमान नहीं थे, है ना, केवल बोलचाल की थी और व्याकरण का इसमें अभाव आपका था। ठीक है, इसमें अगला एक नोट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी गई है। यह प्रश्न आपको बहुत बहुत बार मिल जाएगा। आपको नेट का पहले एग्जाम उठा के देखो, किसी राज्य का सेट उठा के देखो, सहायक प्राध्यापक उठा के देखो, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, इन सब में आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? तो हेमचंद्र को आपको याद रखना है। ठीक है, प्राकृत का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र इसको कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा मार्कंडे है, बरीरुचि है ना, इन सब लोगों ने प्राकृत भाषा का व्याकरण भी लिखा है ना, पर उतना स्पष्ट व्याकरण नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये आपकी कौन सी हो गई? प्राकृत और पाली दोनों हो गई। अब इनमें आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, एक चीज और नोट कर लो आप। ठीक है, पाली भाषा के ग्रंथों में, और अगर आप नोट करना चाहो तो और नोट कर लो, ये तीनों जो त्रिपिटक थे वो तो हमने लिख लिए थे। उसके बाद मिलिंद पन्नो और महावंश, है ना, मिलिंद पन्नो और महावंश जो है वो भी इसी भाषा में लिखे गए हैं, पाली में ही लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपभ्रंश पे। अब अपभ्रंश हमारी कहाँ आ गई? 500 तक आ गई थी। कौन? हमारी प्राकृत। तो प्राकृत के बाद कौन आ गई? हमारी अपभ्रंश। तो ये 500 से 1000। ठीक है, 500 से 1000 ईस्वी तक ये चली है। ठीक है, ये तीसरी अवस्था हमने देखी ली, पहली पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। तो आपको पूछ सकते हैं भाई ये पतंजलि ने अपने कौन से ग्रंथ में अपभ्रंश का उल्लेख किया है या किसने अपभ्रंश का उल्लेख किया है। ठीक है, अब हम ये पहले एक आप बात ये समझ लो कि गिरा हुआ और बिगड़ा हुआ का मतलब ये था, है ना, कि जब तक पाली और प्राकृत थी, ठीक है, तो उसमें एक निश्चित शब्द और निश्चित भाषा मानी गई थी। जब लेकिन अपभ्रंश जब आई है ना, तो उसमें थोड़ा सा बदल गई वो। ठीक है, मतलब उसका ऐसा हो गया है कि वो ना तो पाली बची, ना वो प्राकृत बची और ना वो अपभ्रंश हो पाई, मतलब ना एक अलग भाषा बन पाई। तो उसको हम गिरा हुआ रूप इसलिए बोल देते हैं, बिगड़ा हुआ रूप, कि उसमें कुछ स्पष्ट ज्यादा कुछ नहीं था कि इसको ऐसा ही है। ठीक है, उस प्रकार की चीजें थी। तो ये आपकी अपभ्रंश है। उसके बाद हम इस पे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करते हैं। पहला कि आचार्य हेमचंद्र बाघभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा। पहला ही प्रश्न भैया आपका कि किसने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है? हेमचंद्र और बाघभट्ट। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में आता है कि भैया ए हेमचंद्र, बी बाघभट्ट, है ना, और उसके बाद सी में आपका किसका नाम दे देंगे वो, है ना, सी में आपको कोई भी नाम दे देंगे, पतंजलि दे देंगे या बरीरुचि दे देंगे, है ना। फिर आपसे पूछेंगे कि ए भी सही है, ए बी सी सही है ना, बी ये सही है या उनमें से कोई सही नहीं है, तो आपको आंसर लगाना है। ठीक है, फिर आचार्य दंडी ने इसे अभिराधि की भाषा कहा है। ठीक है, अभिराधि की भाषा किसने कहा है भाई? दंडी। ये हमारे वही दंडी है जो आचार्य संस्कृत के। ठीक है, ये संस्कृत के जो आचार्य काव्य शास्त्र में हम इनको पढ़ेंगे, दंडी जी को। ठीक है, फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास माना है, मतलब जो हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं वही है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जी। डॉक्टर नामवर सिंह जो है वो 700 ईस्वी मानते हैं, है ना। नामवर सिंह को कहाँ मानते हैं? 700 ईस्वी। अब एक बात याद रखना, जब कभी कभी कठिन प्रश्न पत्र बनाना होता है ना उनको, तो वो यहाँ से उठा लेते हैं प्रश्न कि भैया नामवर के हिसाब से बता दो,
है ना। 700 ईस्वी किसने कहा है, 500 ईस्वी किसने कहा है ना। तो इस प्रकार या फिर और कठिन करना हो तो बोल देते हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का जो काल है वो 500 ईस्वी है ना। नामवर सिंह के हिसाब से जो क्या है 700 ईस्वी माना है। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रश्न बन जाते हैं। तब आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखें, जहां से भी आप पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपको चीजें याद रहें लंबे समय तक। ठीक है, सफलता का बस मूल मंत्र यही होता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं है आपके पास। फिर अपभ्रंश के हम प्रमुख रचनाकार देख लेते हैं और इनकी रचनाएं देख लें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको एक प्रश्न 110% किसी भी एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको मिलने ही वाला है। हमने कहा पहला है सहरपा, इनने चरिया पद लिखी। ठीक है, उसके बाद कडप्पा, इनने दोहा कोशी लिखी। स्वयंभू, इनने पौमचरिऊ लिखी। और पुष्पदंत ने महापुराण लिखी। ठीक है, अब जो स्वयंभू है उनको इनको क्या मानते हैं, इनका आरंभ स्वयंभू से मानते हैं। और इसको याद रखना, इनके बारे में कथन आप लिख लो, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि है, पर जब हमारे पास प्रश्न बन जाए कि भैया हेमचंद्र को क्या कहा जाता है या प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तब हम फिर कंफ्यूज होते हैं कि स्वयंभू क्या थे और हेमचंद्र क्या थे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि है, क्यों, क्योंकि पौमचरिऊ ये जो थी इन्होंने रामचरितमानस के ऊपर लिखी है। ठीक है, इन्होंने ये जो है वो रामचरितमानस के ऊपर लिखी है। ठीक है, तो अगले देखें। ठीक है, ये हो गई आपकी चारों रचना, याद ही रखना है, मतलब इनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बोले सर इंपॉर्टेंट क्या है, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। फिर हम आगे देखते हैं अपभ्रंश के अपभ्रंश से विकसित हुई है भारतीय भाषाएं। कौन कौन सी भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के रूप से विकसित हुई है। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनने बहुत 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 ज्यादा संभावना होती है कि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। एक इससे और एक अगली जो चार्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, उससे यहाँ से प्रश्न बनना तय है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि अपभ्रंश गिरा हुआ क्यों होता है कि अपभ्रंश अपने आप में कुछ पूर्ण नहीं था। अब अपभ्रंश से जो भाषाएं बनी है ना, ये एक अलग उस पे बनी है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, 5 वर्ग पहले तो आप ये याद कर लो। ठीक है, उसके बाद इस तरफ कौन कौन सी भाषाएं बनी है वो आपको याद करना है। सबसे पहले आती शौरसेनी अपभ्रंश, इससे पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बनी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। फिर आती है अर्धमागधी, इससे बनी है पूर्वी हिंदी। ठीक है, फिर आती है मागधी, इससे बनी बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। कौन कौन, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, ये सब एक ही जगह है ना। इनको हो सके तो आप लोग इनको मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर हो सके तो इनको मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा मैप अभी यहाँ बनेगा नहीं, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये बिहार है। ठीक है, ये उड़ीसा है, ये बंगाल है हमारा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ असम है ना। तो ये किससे मागधी, एक ये वाला क्रम बन रहा है। शौरसेनी से हम बोल रहे हैं पश्चिम इधर ही है, और राजस्थान भी यहाँ है, तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बन गई। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी बन गई। फिर महाराष्ट्र मराठी बन गई, और ब्राह्मण से पंजाबी और सिंधी बन गई। यहाँ पंजाब है, पंजाब और सिंध, ये पंजाब है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा वाला पंजाब और सिंध, यहाँ वाली जो भाषा थी वो ब्राह्मण से बनी। ठीक है, तो ये 5 और इनके 5 क्रम बन गए। ठीक है, तो इनको आप रखो। ठीक है, फिर हम इनसे विकसित और देखते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, इसमें अभट्ट। ठीक है, अभट्ट अपभ्रंश का क्या है, अब सब विकृत रूप है। ठीक है, अपभ्रंश, तो इसको थोड़ा सा एडिट, मतलब इसको स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। अपभ्रंश का विकृत रूप है, इससे अपभ्रंश का परिवर्तित रूप माना जाता है। मतलब ऐसा है कि अपभ्रंश का परिवर्तित रूप ही अभट्ट है, 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। अभट्ट के रचनाकार देख लो भैया, कौन कौन है उनकी रचनाएं देख लो। ये फिर महत्वपूर्ण, जैसे हमने अपभ्रंश की देखी, विद्यापति की कीर्तिलता, अब्दुल रहमान की स्नेहरास है, रोड कवि की रावलवेल है, और ज्योतिषर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर बहुत 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 बार पूछी गई है, ज्योतिषर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। ठीक है, विद्यापति की कीर्तिलता भी आपको देखने को मिलेगा।
रोड कवि की राउलवेल, है ना। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, लेकिन सारी की सारी रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। इनको मिस नहीं करना है, इनको सबको याद रखना है। आगे हम चलते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। अब हम क्या चले, कहाँ आ गए, मध्यकाल से अब हम आ गए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, 3 भागों में बांटा है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और कौन सी, आधुनिक हिंदी, ठीक है। प्राचीन हिंदी में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डंगल पंगल है, ठीक है, अवधि है। मध्यकालीन जो है उसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली और अवधि है। इसमें ये चीज़ याद रखना है कि मध्यकाल में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था वो फारसी भाषा का प्रभाव था हिंदी पर। यह प्रश्न बहुत बार आता है कि मध्यकाल में सबसे ज्यादा प्रभाव किस भाषा का रहा है, तो फारसी का रहा है। जो हम नुक्ता वाले शब्द पढ़ते हैं, का, खा, गा, घा, जा और फा, ठीक है, इनको जब हम, ये जो नीचे बिंदी लगी है, इनको जब हम पढ़ते हैं, ये जो फारसी के प्रभाव से ही हिंदी में आए हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी ये अब तक है, ठीक है। अब मध्यकाल में अब धीरे धीरे इनको देखो, यहाँ से कभी कभी ऐसा बनता है एक क्षेत्र दे के रखा है उन्होंने, इनका क्षेत्र क्या है ना, हिंदी की जो प्रदेश की उपभाषाएं और बोलियां हैं, जो आपका टॉपिक दिया है, अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली, है ना, इनका परिचय उन्होंने पूछा है कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है ना। तो ये ब्रज का क्षेत्र कहाँ है, मथुरा, वृंदावन, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलीगढ़, पश्चिमी ग्वालियर। अब इनकी मैं इसलिए बोल रही कि आपको मैप में जब आप करोगे तो आप भूलोगे नहीं। भैंसे हमें लगता है यार एक जैसी लगती है, नाम भी एक जैसे दिख रहे हैं, भूल जाते हैं। वहां अगर भैं के वहीं पास में भी पूछ लेगा, झांसी दे देगा, है ना, झांसी का अपना कौन सा लगेगा, खाड़बो लग जाएगा, आपकी बुंदेली लग जाएगा। तो इसलिए इनको मैप में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा में रचनाकार कौन है, सुधीर अग्रवाल, प्रद्युम्न चरित्र लिखा है, और इनको तो आप सभी लोग जानते ही हो, सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, है ना। इनके नाम का परिचय देने की अधिक आवश्यकता नहीं है, ये ब्रज के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। फिर आती अवधि, तो अवधि सीतापुर है, हरदोई है, लखनऊ है, फैजाबाद है, उन्नाव है, रायबरेली है, इन जिलों में अवधि आपकी है। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन लिखी, इसको अवधि की पहली कृति माना जाता है, ठीक है। और रामचरितमानस तुलसीदास ने, ठीक है। तुलसीदास के लगभग 7 से 8 ग्रंथ जो है वो अवधि भाषा में है, और इतने ही ग्रंथ लगभग ब्रज भाषा में है इनके, ठीक है। तो तुलसीदास दोनों में आएंगे, ठीक है। बाकी अवधि के रूप में इनको ज्यादा जाना जाता है। तो अवधि हो गई, ठीक है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी अवधि की, ठीक है। पद्मावत, खड़ी बोली, खड़ी बोली किसकी, अमीर खुसरो है, इनने मुकरियां और पहेलियां लिखी है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है, इंशाअल्लाह खान ने रानी कैद की कहानी। अब खड़ी बोली में तो आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि आप मर्जिद गुप्त की साकेत की बात करो, यशोधरा की बात करो, फिर बाद वाले युग में तो खड़ी बोली में बहुत रचना है, इसलिए हमने शुरुआत की देखी है। बाद में तो पूरी खड़ी बोली में रचनाएं मिलेंगी, ठीक है। अब हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, ये आपका टॉपिक दिया हुआ ही वही है, हिंदी की उपभाषा और बोली क्या है, तो इसकी हम बात करते हैं। देखो, अब एक चीज आप याद रखना, कुछ टॉपिक जो आप बोलोगे सर ये पाठ्यक्रम में स्पष्टता नहीं दिए हैं, तो पाठ्यक्रम में नहीं दिए हैं, पर आपको इनको पढ़ना है ताकि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो और आप प्रॉपर तरीके से लिंक के थ्रू प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पढ़ पाओ, है ना, सारी चीजें आप कंप्लीट कर पाओ। तो हमारा ये क्या है, हिंदी भाषा की उपबोलियां। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जी ने 1889 में क्या किया था, इनको उपभाषा और बोलियों में वर्गीकृत किया था। इनका ग्रंथ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। इन्हें एक आर्टिकल लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। दोनों ग्रंथों के नाम याद रखना, पूछ लेता किसका है। फिर आए हमारे धीरेन्द्र वर्मा जी 1933 में, है ना। इन वर्मा जी ने क्या कर दिया, हिंदी भाषा का इतिहास में हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में वर्गीकृत कर दिया। अब हम देखते हैं क्या क्या है। ये दूसरा चार्ट जिसका मैं आपसे बोल रहा था कि पहले तो आर्य भाषाओं से जन्मी कौन सी भाषा है, जैसे हमने देखी शौरसेनी, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, है ना। उसके बाद हमने देखा किससे, मागधी से तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। तो अब इनसे कौन सी बनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पश्चिमी हिंदी तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। अब मध्य प्रदेश के सिलेबस में अलग से बुंदेली दिया हुआ है ना। तो भैया बुंदेली आपकी जरूर पूछेगा वो कि किस भाषा से बनी हुई है, तो पश्चिमी हिंदी से बनी है बुंदेली। फिर पूर्वी हिंदी आई हमारी, उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपके उसमें बघेली भी दिया है, तो वो बघेली का पूछ लेगा किस भाषा से बनी है।
क्षेत्र भी दिया है तो पूछ लेगा क्षेत्र कौन सा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, है ना। और हमारा किसका, मध्य प्रदेश का जो रीवा सतना वाला एरिया है ना, ये वाला बेल्ट जो है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बघेली का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी पहाड़ी, इसमें गढ़वाली, कुआइनी, नेपाली आएगी। फिर आती है बिहारी हिंदी, इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, तो ये आपका इसमें आएगा किसमें, बिहारी हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारी भाषा उनका वर्गीकरण दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद है हिंदी का संवैधानिक विकास। ठीक है, हिंदी का संवैधानिक विकास, तो ये हम कल करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग भी फिर बोर होते हो, तो अभी आप इतना देखिए। इसके बाद आगे का जो संवैधानिक विकास है और उसके आगे की जो यात्रा है उसके बारे में हम कल करेंगे। कल हम पहली यूनिट जितनी ज़्यादा कवर करना सोचेंगे, जितना ज़्यादा कवर हो जाएगा उसको हम उतना कंप्लीट करने का सोचेंगे। ठीक है, कल आपको प्रश्न नहीं मिले थे, इस बात से आप निश्चिंत रहें। कल बहुत कम था जिससे प्रश्न दिए जाएं, आज आपका प्रॉपर लगभग एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज आपको शाम को आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जो लोग मुझसे जुड़ गए हैं, जिन्होंने मैसेज कर दिया है इस बैच को ज्वाइन करने का, उनको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, उनको क्वेश्चन मिल जाएंगे और दूसरे दिन कल आपको 10 बजे तक उनके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी और आपको रेगुलर प्रश्न और उत्तर मिलते रहेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया वो 9630155455 पर हमें मैसेज कर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है 4 अप्रैल से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको बैच नहीं लेना है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये में 15 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।